बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों नाम है इसके। ऑल सेल्स आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आर enclosed in a membrane which serves as their outermost living boundary called plasma membrane। हर तरह के सेल, भले वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, इनका फर्क मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उसका डीएनए सेल में ऐसे ही पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बन रहा होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, डीएनए के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक होता है। फंजाई, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो भले सेल प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो उसकी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री का काम करी होती है। आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली, क्योंकि वो सेल के सबसे बाहर मौजूद है। हाँ, जिन सेल्स में सेल वॉल भी मौजूद होती है, तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर आती है। उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ होती है सेल वॉल से। It separates the cytoplasm from the external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को बाहर वाले इन्वायरमेंट से अलग कर रही होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस कंपाउंड की बनी होती है? ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? भले वो मेम्ब्रेन हो बैक्टीरिया की, भले हो ह्यूमंस की, भले हो प्लांट्स की, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल मेम्ब्रेन है, उन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है। और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, सेल के अंदर भी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, उनका स्ट्रक्चर भी यही वाला होता है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो इसलिए सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एक जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या स्ट्रक्चर होता है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। बाई लेयर मतलब डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड एक मॉलिक्यूल होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने उसको डिस्कस किया था, कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। तो इसकी एक लेयर होती है, इस तरह से ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी एक लेयर होती है, दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की। इंटरस्पर्स्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं, स्प्रेड उसके ऊपर बिखरे हुए होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है और ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं। ये जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर्स। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स होती हैं और दोनों पैरेलल होती हैं, यानी एक साथ होती हैं। जब कोई दो चीजें इस तरह से होती हैं, इसको कहते हैं पैरेलल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का ये जो हेड होता है, ये पोलर होता है और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, यानी कि वाटर लविंग। और जो टेल होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, नॉन पोलर होती हैं, वाटर फियरिंग होती हैं। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के इस लिपिड बाई लेयर के अंदर हाइड्रोफोबिक एंड्स एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल, ईटीसी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल इस तरह के और लिपिड्स भी पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड के अलावा। फॉस्फोलिपिड तो बायलेयर की फॉर्म में मेन स्ट्रक्चर बना रही होती है ना, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल ये भी पाए जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, ये देखें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद है। कुछ एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल में कंटेन 50% ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी टोटल लिपिड पाया जाता है, उसमें से 50% तक कोलेस्ट्रॉल ही होता है कुछ एनिमल सेल्स के अंदर। इट इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट सेल्स। लेकिन ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है।
फिर आगे बाय वेट बताया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50% तक तो लिपिड होता है बाय वेट, 50% तक बाय वेट प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स 5 टू 10% तक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म्स में होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स हों। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन। इन दो तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और वो तकरीबन 5 से 10% तक होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पेश किए, जिसमें से एक मॉडल है सैंडविच मॉडल। लेकिन ये सैंडविच मॉडल ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ लिपिड्स बाइलेयर sandwiched between inner and outer layer of protein। जैसे सैंडविच के अंदर ऊपर नीचे ब्रेड की लेयर होती है और अंदर बाकी कंटेंट होता है, तो वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अंदर जो है समझ ले वो है लिपिड की बाई लेयर और ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर्स हैं। प्रोटीन की लेयर्स के दरमियान फॉस्फोलिपिड बाई लेयर सैंडविच्ड है, हालांकि ऐसा नहीं है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनल्स। और इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो उनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। तो जब ये मॉडल पेश हुआ तो इसमें भी ये बताया गया कि जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी बिल्कुल वैसी ही हैं। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर is not sandwiched between two protein layers। तो फिर इसलिए अगला मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने प्रपोज किया था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्किंग मॉडल है। उसके स्ट्रक्चर को दिखाने के साथ साथ ये हमें उसकी वर्किंग के बारे में भी बता रहा होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर द लिपिड बाइलेयर इज रिटेन्ड एज द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। इस मॉडल के अंदर भी मेम्ब्रेन के अंदर मेन चीज तो लिपिड बाइलेयर ही होती है। These lipid molecules are present in a fluid state, able to rotate, translate, and vibrate these molecules. These molecules moving laterally within their layers of membrane। और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड स्टेट में होते हैं, यानी कि ये मूव करते हैं। ये रोटेट भी हो सकते हैं, ट्रांसलेट भी होते हैं। ट्रांसलेट का मतलब होता है साइड टू साइड मूव करना, लेटरली मूव करना, और वाइब्रेट भी हो सकते हैं। वाइब्रेट आपको पता है ना, चीज़ वाइब्रेट होती है। जैसे जो गिटार के स्ट्रिंग होते हैं उसको आप छेड़ें तो जैसे वो वाइब्रेट करते हैं, वैसे ये वाइब्रेट भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड स्टेट में होते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं, वो मूव कर सकते हैं। प्रोटीन्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और इस फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बिखरे हुए होते हैं। और ये जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है, ये दिखने में होती है जैसे समंदर के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं। थोड़े से ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, ज़्यादातर अंदर की तरफ एम्बेडेड हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए होते हैं। थोड़े से बाहर निकले होते हैं, ज़्यादातर अंदर होते हैं। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोज़ेक या डिसकंटिन्यूअस मैनर में होते हैं। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे और आएगा। यानी जैसे पिछले मॉडल ने कहा था ना कि प्रोटीन की एक लेयर होती है, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन की लेयर नहीं होती, प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, यानी कोई कहाँ पे मौजूद है, कोई कहाँ पे मौजूद है। इसको ही मोज़ेक फॉर्म भी कहते हैं। फिर वही बात लिखी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स मोबाइल होते हैं। मोबाइल यानी कि मूव कर सकते हैं, और वो मूव करते हैं ताकि ट्रांजिएंट और सेमी परमानेंट इंटरेक्शंस हो सकें। ट्रांजिएंट मतलब इम्परमानेंट, जो बहुत थोड़ी देर के लिए हो, और सेमी परमानेंट जो परमानेंट ना हो लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए ही हो।
यानी जो मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर रहे होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन मॉलिक्यूल्स ने बस ऐसी थोड़ी सी देर के लिए गुजरना है उनके लिए भी, और जो अक्सर गुजरते रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, उनमें हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोबाइल फॉर्म में होना। द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फॉस्फोलिपिड के ऊपर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। A class of proteins that are directly incorporated within the lipid bilayer। ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर गए होते हैं, यानी सिर्फ सरफेस पे मौजूद नहीं होते, और कुछ तो अंदर जाके provide a channel through which water soluble substances such as ions can pass back and forth between the extracellular and intracellular compartments। और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन तो अंदर चैनल बना रहे होते हैं, यानी ट्यूब की शक्ल में होते हैं, ताकि आराम से उसमें से आयंस गुजर के चले जाएं। देखिए, सेल के जो अंदर जगह होती है ना, इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, और जो सेल के बाहर जगह होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट की बजाय स्पेस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों स्पेसेस में मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं, अंदर बाहर जाते रहते हैं इस चैनल प्रोटीन से, जो ट्यूब की तरह होती है। फिर आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। A class of proteins located entirely outside the lipid bilayer on either the extracellular or cytoplasmic surface exhibit a loose association with membrane surface। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर की किसी साइड पे मौजूद होते हैं, या तो उसकी जो बाहर वाली सरफेस है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस उस तरफ होंगे, या जो अंदर वाली सरफेस है यानी साइटोप्लाज्म की तरफ है, जिसको साइटोप्लाज्मिक सरफेस भी कह सकते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये बाहर होते हैं, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते। दीज प्रोटीन विच में पोजेस लिपिड लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन साइड चेन्स आर अरेंज्ड एज मोजेक विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, इनके साथ लिपिड्स अगर अटैच हो गए तो बन जाएगा लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे फंक्शन होते हैं। एक तो फंक्शन है, ये प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर, चैनल्स, एंजाइम्स, एंटीजन, फ्लूइडिटी ईटीसी। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेटफॉर्म देती है इन सारी चीज़ों को अटैच होने के लिए। रिसेप्टर, चैनल, एंजाइम, एंटीजन, ये चारों चीज़ें प्रोटीन ही होती हैं, लेकिन रिसेप्टर ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो रिसीव करता है किसी चीज़ को। कोई मैसेज अगर ब्रेन ने दिया है तो उसको रिसीव करेगा, या फिर अगर सेल की तरफ कोई वायरस या बैक्टीरिया आते हैं तो वो भी रिसेप्टर पे आके अटैच होते हैं। चैनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स चैनल बनाते हैं जिसमें से चीज़ें गुजर के जाती हैं। एंजाइम्स, एंजाइम आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, कुछ एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सेल पे अटैच होती है, और ये सेल के लिए टैग का काम करती है, यानी उसके ज़रिए पता चलता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि ये सेल हमारा अपना है या बाहर से आया है। अगर तो उस पे ऐसी एंटीजन लगी हुई है जो हमारी अपनी बॉडी की नहीं है, तो इसका मतलब ये सेल बाहर से आया हुआ है और इम्यून सिस्टम उस पे अटैक करेगा। बट द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आर प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। लेकिन इस मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस एंड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल विद सर्टेन लिमिटेशंस। और सेल के अंदर बाहर जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो इसी मेम्ब्रेन से गुजर के जा रही हैं, तो ये उनकी मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस बात को भी इंश्योर करती है कि चीज़ें इस तरह से पास हों कि पीएच मेंटेन रहे, आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, और टॉक्सिक चीज़ें सेल से रिमूव हों, कोई भी चीज़ खराब ना हो रही हो इनमें से। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को अंदर बाहर होने देती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। अगर वो लिमिटेशंस नहीं रखेगी, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन, ये दोनों इम्बैलेंस हो जाएंगे और सेल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल भी जमा हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा।
इस अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर वेरिएबल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होता है, ज़्यादा या कम होता है, तब भी ये अपनी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करती है। यानी इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा ना हो जाए, ये लूज़ ना हो जाए, या फिर फ्लूइडिटी कम ना हो जाए, ये सख्त ना हो जाए। कैसे? अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा या कम करके, कभी ज़्यादा कर लेगी, कभी कम कर लेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सिलेक्टिव होती है। परमिएबल कोई चीज़ है, इसका मतलब वो अपने अंदर से चीज़ों को गुजरने दे रही है, लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि कुछ गिनी चुनी चीज़ों को गुजरने देती है, सबको नहीं गुजरने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन विच परमिट ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन होते हैं खास, जो कुछ खास चीज़ों को ही गुजरने देते हैं, बाकियों को गुजरने नहीं देते। चैनल प्रोटीन के अलावा कुछ प्रोटीन कैरियर प्रोटीन भी होते हैं। कैरियर प्रोटीन दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं, यानी देखिए एक तरफ से इनकी शेप कुछ इस तरह की है, खुली हुई है, मॉलिक्यूल इसके साथ आके बाइंड हो जाएंगे, फिर ये अपने आप को दूसरी तरफ से ओपन कर लेगी और वहां से वो निकल जाएंगे। इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑल्सो वर्क एज इंजाइम्स। कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कि एक इंजाइम है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, ये एटीपी बनाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। और कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जैसे लिपोप्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, और कुछ एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है आरएच प्रोटीन ऑफ आरबीसीज। ये एग्जांपल इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। आगे है रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो चीज़ें मूव करती हैं, अंदर बाहर जाती हैं, दो मेन प्रोसेसेस के जरिए जाती हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विदाउट कंजम्पशन ऑफ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी नहीं इस्तेमाल होती, चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद चली जाती हैं। जैसे आप कहीं पे परफ्यूम खोलें, तो हवा में उस जगह पे उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, और थोड़ी देर बाद वो सारे कमरे में फैल गए होंगे, सारे कमरे में खुशबू आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उस हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ही चले गए। तो सेल में भी ऐसा होता है, मेम्ब्रेन के एक तरफ चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो वो खुद ब खुद ही दूसरी तरफ आराम से चली जाती हैं बगैर एनर्जी इस्तेमाल किए। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और ओस्मोसिस कहते हैं कि मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो और उसमें से चीज़ें गुजर के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। ओस्मोसिस के अंदर मेम्ब्रेन का होना मस्ट है, जैसे कि वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर के दूसरी साइड पे चला जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कि चीज़ें जब लो वाली साइड से हाई वाली तरफ जाएं, अब वहां से जाना तो मुश्किल है, तो इसलिए इसमें भी एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन में फ़र्क हो, यानी एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एक तरफ कंसंट्रेशन कम हो, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स के अंदर बाहर जाने के दो और फिनोमिना भी हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इस पैराग्राफ के अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज का सेल के अंदर जाना, एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर जाना। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती हैं। अगर कोई सॉलिड चीज सेल में जा रही है तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड चीज यानी फ्लूइड चीज जा रही है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अब क्या होता है इस एंडोसाइटोसिस के अंदर, जब कोई सब्सटेंस आती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर ले लेती है। जैसे आप इस पिक्चर में देखें कि कैसे सेल मेम्ब्रेन उस चीज़ को अपने अंदर ले रही है और उसको एक वेसिकल की फॉर्म में पैक कर लेती है, यानी उसका एक पैकेट बना के उसको अपने अंदर लेकर जाती है। और जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो क्या होता है कि जब वो वेसिकल की फॉर्म में आएगी, यानी पैकेज की फॉर्म में आएगी, तो पैकेज उसका फिर यहीं पे रह जाएगा और खुद वो बाहर चली जाएगी।
और इस पैराग्राफ में फिर वही वाली बात लिखी हुई है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी कैसे बरकरार रखती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बरकरार रखने में कोलेस्ट्रॉल मदद करता होता है। रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स। The glycolipids formed on the outer side of phospholipids bilayer of plasma membrane in eukaryotic cells. ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। और इनका मकसद होता है कि ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखें, सेल टू सेल जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उसमें भी मदद करें, यानी कि सेल एडहीशन टू फॉर्म अ टिश्यू। जब सेल सेल आपस में जुड़ते हैं ताकि टिश्यू बने तो वहाँ पे ये मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प सेलुलर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज। इट ऑल्सो एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। ये सारी बातें बता चुकी हैं कि कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं वो एंटीजन का काम भी करते हैं और रिसेप्टर का काम भी करते हैं। Specific glycoproteins present on the surface of red blood cells determine blood group type A, B, AB and absence in O. रेड ब्लड सेल के ऊपर खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनको एंटीजन भी कहते हैं। इनकी वजह से ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। अगर एंटीजन ए है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी मौजूद है इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप होगा ओ। और एक और एंटीजन होती है, ये जो मैंने ऊपर बताया था आरएच प्रोटीन। अगर ये आरएच प्रोटीन होगी तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर आरएच प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। और ये जो एंटीजन बता रही हूँ मैं आपको, ये सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचानता होता है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन है। इसीलिए अगर किसी से ब्लड ले लें और उसका ब्लड ग्रुप आपस में नहीं मिलता हो और उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई और एंटीजन हो तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा, कहेगा ये तो बाहर से आया है और वो उस पर अटैक कर देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।